नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गया है जिसमें नाटो पर सवाल खड़े हो गए हैं। जंग तो पिछले काफी वक्त से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस लड़ाई में यूक्रेन को कई पश्चिमी देशों का साथ मिल गया है। यूरोप और अमेरिका तो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े दिखे ही, लेकिन इसी बीच कूटनीति की खींचतान में नाटो की भूमिका भी कटघरे में आ चुकी है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए ताकि रूस के खिलाफ लड़ाई में सब एकजुट होकर रूस के खिलाफ लड़ सकें। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से ही कई पश्चिमी देशों में, खासकर यूक्रेन से नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने की अपील कर चुके हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन नाटो में तभी शामिल होगा जब इसमें पूरी तरह से ईमानदारी बरती जाए। ज़ेलेंस्की अभी भी नाटो देशों से इस मामले में पूरा भरोसा चाहते हैं। नाटो की भूमिका यदि हम बात करें, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1949 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब पश्चिमी यूरोप कुछ कमजोर सा पड़ा, तब सभी देशों को एकजुट करने के लिहाज से, सैन्य और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पश्चिमी देशों ने एक कदम उठाया। शुरुआती वक्त में इस संगठन में कुछ ही देश शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद छिड़ी कोल्ड वॉर के बाद संगठनों का जुड़ना तेज होता गया। नाटो संगठन का मतलब ये हुआ कि जो भी इस ग्रुप का सदस्य है वह सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। यानी अगर नाटो देश के किसी एक सदस्य पर कोई अन्य देश हमला करता है या किसी तरह से परेशान करता है, किसी भी तरह की मुश्किल खड़ी करता है, तो वो पूरी तरह से नाटो संगठन पर ही हमला माना जाएगा। नाटो में इस वक्त 32 सदस्य हैं। अप्रैल 2023 में फिनलैंड इसमें शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य है। यूरोप का कोई भी देश इस संगठन का हिस्सा बन सकता है। उसे इसके लिए फंडिंग और अन्य शर्तों को मानना होगा और इसके बाद वो नाटो सदस्य माना जाएगा। और अगर कोई भी देश नाटो सदस्य बनता है तो कई तरह से उसकी ताकत बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अभी यदि हम यूक्रेन की बात करें तो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए तो रूस के साथ युद्ध में उसे काफ़ी मजबूती मिलेगी। यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तब उस पर रूस द्वारा किया जा रहा हमला इस संगठन पर हमला माना जाएगा और तमाम नाटो देश रूस के खिलाफ खड़े रहेंगे। संगठन के सभी 31 देश रूस पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही यूक्रेन को नाटो के बजट में से ही आर्थिक मदद दी जाएगी। यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद ही स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का आवेदन किया है। इस संगठन के पास यदि देखा जाए तो अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन अगर सदस्य देशों में से किसी पर भी संकट आता है, खासकर सैन्य संकट आता है, तब पूरे समूह की बैठक बुलाई जाती है। बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर सभी देश जो कि इस संगठन के सदस्य हैं अपनी अपनी सेना का कुछ हिस्सा वहां भेजते हैं जहां पर लड़ाई छिड़ी है और फिर एकजुट होकर किसी मिशन को पूरा किया जाता है। ये बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन जैसा ही है जहां देश अपना योगदान देते हैं। आज जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनातनी दिख रही है तब एक बार फिर से नाटो का जिक्र सबके सामने है। आज के विशेष में हम नाटो और इसकी सामरिक और कूटनीतिक शक्ति और साथ ही विश्व शांति में इसकी क्या भूमिका है, इस पर आपको एक खास तरह की रिपोर्ट्स दिखाएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का विशेष चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जब तीखी नोक झोंक वाली मुलाकात दुनिया को दिखी
तो पूरी दुनिया में हलचल मची। जिस तरह से ट्रंप जेलेंस्की के बीच बहस हुई और ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाई, उससे एक तरफ तो रूस बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरी ओर ट्रंप के रुख से नाटो के अंदर टेंशन बढ़ गई। नाटो चीफ ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने जेलेंस्की से कहा है कि उन्हें किसी भी सूरत में ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए रास्ता खोजना ही होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के यूरोपीय साझेदारों और दुनिया के कई देशों के नेताओं ने जेलेंस्की का समर्थन किया है। यूक्रेनी नेता के प्रति यूरोपीय देशों के समर्थन ने यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच उभरी गहरी दरार को उजागर कर दिया। नाटो प्रमुख के मार्क रूटे ने कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का रास्ता खोजना चाहिए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो के प्रमुख ने कहा है कि व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। रूटे ने कहा कि मैंने जेलेंस्की से कहा कि मुझे लगता है कि आपको ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के साथ अपने रिश्ते को बहाल करने के लिए रास्ता खोजना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अब तक जो किया है उसका सम्मान करना चाहिए। ट्रंप ने ही 2019 में यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक हथियार दिए थे। जेवलिन एंटी टैंक हथियार ने रूस का सामना करने में यूक्रेन की काफी मदद की। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में बैठक के दौरान मजबूती से यूक्रेन का पक्ष रखने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने देश के लोगों के लिए नायक बन गए हैं। जेलेंस्की के व्हाइट हाउस से बाहर निकलते ही यूक्रेन के लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। लोगों ने जेलेंस्की को देश के हितों का रक्षक करार दिया। वहीं फॉक्स न्यूज से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि माफी मांगने की जरूरत है। And I respect American people, and if I don't know if I think that we have to be very open and very honest, and I'm not sure that we did something bad. I think maybe sometimes some things we have to discuss out of media, with all respect to democracy and to free media. But there are things that where we have to understand the position of Ukraine and Ukrainians, and I think that is the most important thing. जेलेंस्की ने शेर की तरह लड़ाई लड़ी है। उनके बीच तीखी बहस हुई, लेकिन जेलेंस्की ने यूक्रेन के हितों की रक्षा की। इंटरनेट मीडिया पर यूक्रेनी अधिकारी और अन्य लोगों ने भी एकता का आह्वान करते हुए जेलेंस्की के साहस की तारीफ की। नाटो के लिए अमेरिका क्यों जरूरी? यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होना चाहता है और नाटो के लिए अमेरिका बेहद जरूरी है। एक वक्त था जब अमेरिका नाटो को करीब 22% फंडिंग करता था, जो अब घटकर करीब 16% हो गई। यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती है। जर्मनी में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक है। इटली और ब्रिटेन में भी अमेरिकी सैनिक मौजूद है। अन्य ऑपरेशन में भी अमेरिकी सैनिक मदद करते हैं। यूरोप में रूस को अमेरिकी सैनिक ही चुनौती देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल वैसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये जंग अपने अंत तक नहीं पहुंचा है। जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बनाया था और युद्ध में उसे सपोर्ट किया, तो दूसरी तरफ ट्रंप की वापसी के बाद हालात बदल गए हैं। ट्रंप बार बार जेलेंस्की को कह रहे हैं कि जंग को खत्म करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति इस जंग को खत्म करने के लिए हर कदम उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जेलेंस्की रूस के साथ समझौता करें। इसको लेकर ही बातचीत के दौरान जब बात बिगड़ गई तो ट्रंप ने साफ कहा कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं और वो तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं।
तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी साफ किया कि वह रूस के साथ कोई समझौता तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि पूर्ण शांति न हो। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का पारा और चढ़ गया और उन्होंने जेलेंस्की को कसकर फटकार लगाई। साथ ही उन्हें अमेरिका से जाने का संदेश देकर कहा कि अब वो तभी लौट कर आए जब शांति का मसौदा कुछ उनके दिमाग में हो। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस ने 3 साल पहले यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन अब तक इस जंग में टिका हुआ है, लेकिन अब परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका ने मदद के हाथ खींच लिए तो क्या यूक्रेन वाकई जंग हार जाएगा? मदद में कटौती भी अगर की गई, नाटो में अगर दरार आ गई, तो आखिर ये सब कुछ हुआ तो यूक्रेन की स्थिति क्या रहेगी? और विशेषकर ट्रंप क्या चाहते हैं? इस पूरे ताने बाने से एक व्यक्ति को जो निश्चय ही बहुत खुश होगा वो है पुतिन। पुतिन की खुशी का कारण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बहस से अगर किसी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है तो वह रूस है। जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे का यह नतीजा देखकर निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद खुश हो रहे होंगे। दरअसल ट्रंप और जेलेंस्की की बहस ने पुतिन को सीधे सीधे तौर पर रणनीतिक लाभ दे दिया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हों। इस बाबत अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली अपनी सहायता को रोक रहा है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वह समाधान में योगदान दे रहा है। वैसे इस बात की चर्चा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान ही ट्रंप लगातार यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि पर सवाल उठा रहे थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी ऐसे बयान आते रहे जिससे अंदाजा लग रहा था कि अमेरिका अब यूक्रेन को और मदद देने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका ने अब तक 3 सालों में यूक्रेन को रूस के खिलाफ वित्तीय, मानवीय और सैन्य सहायता मिलाकर कुल 114 बिलियन यूरो की मदद की है। यह यूरोपीय देशों की 132 बिलियन यूरो की सामूहिक मदद से कुछ ही कम है। यानी दुनिया भर से यूक्रेन को मिल रही मदद का लगभग आधा केवल अमेरिका से आया है। ऐसे में अगर अमेरिका यह सहायता बंद कर देता है तो यूक्रेन के लिए रूस से जंग लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। संभव है कि 1 या 2 महीने में रूस के आगे यूक्रेन समर्पण कर दे। फरवरी में रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के 3 साल पूरे होने पर जब संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका के रवैये ने सभी को हैरान कर दिया। यूएन में पेश हुए प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाने, युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए जाने और अपने आक्रमण से हुई तबाही की जिम्मेदारी स्वीकार करने का आह्वान किया गया था। लेकिन अमेरिका इन प्रस्ताव से सहमत नजर नहीं आया। अमेरिका के इसी रुख के बाद से यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। दरअसल अमेरिका ने 24 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2024 तक सबसे अधिक सहायता दी है। अमेरिका ने कुल 114 बिलियन यूरो आवंटित किए हैं,
जिसमें लगभग 64.1 बिलियन यूरो सैन्य सहायता और 46.4 बिलियन यूरो वित्तीय सहायता के लिए आवंटित किए गए हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की तीखी बहस ने अहम सवालों को खड़ा किया है। अब तक हम एक रूप देख रहे थे अमेरिका का जो यूक्रेन की मदद कर रहा है, और पहला सवाल भी यही है कि अमेरिका अगर यूक्रेन की मदद नहीं करे तो उस यूक्रेन अब रूस के सामना कैसे करेगा। दूसरा, उस नाटो का भविष्य क्या होगा जिसमें शामिल होने के लिए जेलेंस्की ने रूस के साथ वो जंग मोल ले ली है जो आज यूक्रेन के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है। माना जा रहा है कि बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध करना या उसे जीतना करीब करीब असंभव है। जेलेंस्की के सामने अब क्या विकल्प हैं? जानकार ये मानते हैं कि आगे की राह बहुत मुश्किल है। उन्हें या तो जादुई तरीके से अमेरिका यूक्रेन रिश्तों में आई दरार को भरना होगा, या किसी तरह अमेरिका के बिना अपने देश को बचाना होगा। जिस तरह से यूक्रेन का भविष्य अंधेरे में है दिख रहा है, उसी तरह से नाटो को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और नाटो कई सवालों के घेरे में है। यूक्रेन के बाहर यूरोपीय सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता के बारे में यदि बात करें तो कई संदेह पैदा हुए हैं, कई सवाल हो गए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप अपने पूर्ववर्ती हैरी ट्रूमैन की तरफ से 1949 में किए गए उस वादे को निभाएंगे कि नाटो सहयोगी पर हमले को अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ट्रंप के रुख से बहुत कुछ साफ नहीं हो रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच जो जुबानी जंग हुई वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने लड़ते नजर आए, हर एक बात पर बहस करते नजर आए। वैसे तो कूटनीति की दुनिया में ऐसी बहसें होती रहती हैं, लेकिन बंद कमरों में नेताओं के द्विपक्षीय बैठकों के दौरान होती हैं। जिस तरह से व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ और जिस तरह से हुआ, उसने डोनाल्ड ट्रंप के शासन में अमेरिका के सहयोगियों के विश्वास को हिला कर रख दिया है। खास तौर पर अब इसका सीधा असर नाटो पर पड़ रहा है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान अब तक रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही नाटो में अमेरिकी फंडिंग को लेकर आक्रामक रहे हैं और यहां तक कह चुके हैं कि इसका दुरुपयोग होता है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस ने यूरोपीय देशों को हिलाकर रख दिया होगा। यूरोप की सुरक्षा के लिए अमेरिका की दशकों पुरानी प्रतिबद्धता पर अब सवाल और संदेह उठेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा 1949 में किए गए उस वादे को पूरा करेंगे कि नेटो सहयोगी पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। यूरोपीय देशों के मन में सबसे बड़ी चिंता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संबंधों को बहाल करने के लिए विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और इसके लिए वे न तो यूक्रेन की सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं और न ही यूरोप की। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर समझौता करने का दबाव बनाया है। साफ शब्दों में कहा है कि अगर यूक्रेन समझौता नहीं करता है तो अमेरिका छोड़ देगा। उन्होंने यूक्रेन से समझौता करने को कहा है और उनके शांति प्रस्ताव में रूस के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना भी शामिल है। इससे पहले यूरोपीय देशों में अमेरिका के प्रति इतना अविश्वास पहले कभी नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि जेलेंस्की ने रूस को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जेलेंस्की ने यूक्रेनी दुर्लभ खनिज संपदा पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका द्वारा यूक्रेन को अब तक दी गई सारी मदद वापस लेना चाहते थे
और इसके लिए उनकी कोशिश यूक्रेनी खनिज संपदा के लिए समझौता करने की थी। यह अमेरिका की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। यूक्रेन के लोगों का मानना है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का अस्तित्व खतरे में है और पुतिन को अगर नहीं रोका गया तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की बार बार यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद बहस शुरू हो गई। राजनीतिक पर्यवेक्षक ट्रंप के रवैये को सीनाजोरी वैसे बता रहे हैं, जिसके तहत या तो जेलेंस्की को अमेरिका के निर्देशों का पालन करना होगा या फिर संकट को बढ़ाना होगा, जिसके लिए जेलेंस्की को ही जिम्मेदार और दोषी माना जाएगा। अमेरिका यही चाहता है, ऐसा जानकार कहते हैं। अगर जेलेंस्की अमेरिकी मदद के बिना भी युद्ध जारी रखने का फैसला करते हैं तो सवाल अब ये हो जाएगा कि वे इस लड़ाई को कितने समय तक लड़ पाएंगे। ऐसे में यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव रहेगा कि वे यूक्रेन की किस तरह से मदद करते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल रहेगा वो ये है कि नाटो के भविष्य को लेकर अब आगे क्या होगा, उसका अस्तित्व कितने हद तक बना रहेगा, क्योंकि उसके अस्तित्व के बरकरार रहने में बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का रहा है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक ऐसा सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में बनाया गया। नाटो का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत विस्तार के खतरे को रोकना था। नाटो के मूल 12 संस्थापक सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल। नाटो में 31 सदस्य हैं, जिनमें से ज्यादातर यूरोपीय देश हैं। अमेरिका और कनाडा भी इसके मेंबर हैं। इसका सबसे नया सदस्य फिनलैंड है, जो पिछले अप्रैल में रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद शामिल हुआ था। नेटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। नेटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। अब 31 सदस्य देश हैं, जिनमें 29 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। 1952 में नेटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। नेटो पहला शांतिकालीन सैन्य गठबंधन था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध के बाहर प्रवेश किया था। नेटो की नींव कैसे पड़ी थी, आइए जानें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नेटो के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका 2 सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर दबदबा करने की थी। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ ब्लैक सी के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करना चाहता था। सोवियत संघ की नीतियों से पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए।
आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के दबदबे को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर नेटो की नींव डाली। हाल ही में नेटो के प्रमुख मार्क रूटे ने बताया कि नेटो सदस्यों को अपनी अर्थव्यवस्था के मूल्य का 3% से भी अधिक हिस्सा रक्षा पर खर्च करना होगा। पिछले लक्ष्य के तहत सैन्य गठबंधन के सदस्यों ने 2024 तक प्रति वर्ष रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% खर्च करने का संकल्प लिया था। पोलैंड लगातार दूसरे वर्ष सबसे अधिक व्यय करने वाला देश रहेगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% व्यय करेगा। नेटो के पास अपनी सेना तो करीब 20,000 ही है, लेकिन उसके सभी सदस्यों की सेना को मिलाकर उसके पास 30 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। 2020 में सभी नेटो सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च वैश्विक सैन्य खर्च के 57% से अधिक था। नेटो का लक्ष्य है कि उसके सभी देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करें, लेकिन अभी तक केवल अमेरिका, ब्रिटेन और ग्रीस ही ये लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। 2021 में नेटो के सभी 30 देशों का अनुमानित संयुक्त रक्षा खर्च 1,174 अरब डॉलर यानी करीब 88.13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। 2020 में नेटो देशों ने 1,106 अरब डॉलर यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2021 में नेटो के कुल सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा 69% योगदान अमेरिका का था और उसने अकेले 811 अरब डॉलर यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। बाकी के 29 देशों ने 383 अरब डॉलर यानी 27 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। रक्षा खर्च के अलावा एक अंतर महाद्वीपीय राजनीतिक गठबंधन चलाने के लिए नेटो सालाना लगभग 3 अरब डॉलर यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए खर्च करता है। नेटो के 31 सदस्यों देशों की दुनिया की जीडीपी में करीब 50% योगदान है। तो ये तो था नेटो का खाका और इतिहास, जिससे साफ पता चलता है कि ये विस्तृत ढांचा अपने आप में मजबूत है और अमेरिका पर निर्भर भी रहा है। नेटो के भीतर अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के अभाव में अन्य देशों को रक्षा पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका नेटो से अलग न हो। अगर सभी देश किसी संघर्ष में घसीटे जाते हैं तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाएगा। अगर इन सभी देशों की बात करें तो तब की स्थिति और थी। अब धीरे धीरे स्थिति बदल चुकी है। कनाडा और अमेरिका के बीच की नोकझोंक ने नाटो के भविष्य को लेकर और संकट खड़े किए। नाटो यूरोप में ही नहीं बल्कि अमेरिका, नाटो के जो तमाम सैनिक हैं और अमेरिकी सैनिकों को मिला लिया जाए तो लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात हैं विभिन्न देशों में। वर्तमान में यूरोप में सबसे अधिक अमेरिकी सेना जर्मनी में है। इसके बाद इटली और ब्रिटेन का स्थान आता है। हालांकि अमेरिकी सैनिकों की सबसे बड़ी विदेशी तैनाती यदि कहें तो किसी नाटो सदस्य देश में नहीं है। ये जापान में है, जहां अमेरिका ने 50,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हुए हैं। नाटो अगर ऑपरेशन की बात करें तो अगर पूरे इस संगठन पर हम नजर डालेंगे तो नाटो एक ऐसे संगठन के रूप में उभरा है जिसने कई प्रमुख ऑपरेशंस चलाए हैं। नाटो की भूमिका केवल महज इसी के लिए नहीं है कि वो आर्थिक और राजनीतिक मदद ही करे, बल्कि सैन्य मदद की भी है। नाटो की संरचना के भीतर संचालन के 5 क्षेत्र हैं: समुद्री, भूमि, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस। नाटो अपने ऑपरेशन इसी मल्टी डोमेन में रखता है। बहुक्षेत्रीय क्षमताओं को विकसित करने के लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी नाटो के हर पहलू पर आती है। सहयोगी देशों के क्षेत्र केंद्रित सैन्य बलों की भूमिका इससे महत्वपूर्ण है और इसके लिए नाटो सभी सदस्य देशों से समन्वय करता रहता है। पेश है नाटो के कुछ ऐतिहासिक और अहम ऑपरेशंस पर यह खास रिपोर्ट। नाटो के प्रमुख ऑपरेशन। गठन के करीब 5 दशक बाद नाटो ने कोई सैन्य अभियान नहीं चलाया था। 1990 के दशक के बाद दुनिया के कई हिस्सों में नाटो ने कई अभियान चलाए। ऑपरेशन एंकर गार्ड 1990। नाटो ने अपना पहला सैन्य अभियान कुवैत पर इराक के हमले के बाद चलाया था। ऑपरेशन एंकर गार्ड के जरिए तुर्की को हमले से बचाने के लिए वहां नाटो के
फाइटर प्लेन तैनात किए गए थे। ऑपरेशन एसगार्ड 1991 ये अभियान भी इराक कुवैत युद्ध की वजह से चलाया गया था। इसमें नाटो की मोबाइल फोर्स और एयर डिफेंस को तुर्की में तैनात किया गया था। नाटो सेनाओं के दबाव में इराक ने कुछ महीनों बाद फरवरी 1991 में कुवैत को आजाद कर दिया था। ऑपरेशन ज्वाइंट गार्ड 1993 से 1996। 1992 में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद हुए बोस्निया और हर्जेगोविना युद्ध में नाटो सेनाओं ने हिस्सा लिया था। 1994 में नाटो ने 4 बेंसियाई सर्व वॉर प्लेन को मार गिराया था। ये नाटो का पहली सैन्य कार्रवाई थी। 1995 में नाटो की 2 हफ्ते की बमबारी ने यूगोस्लाविया युद्ध का अंत कर दिया था। ऑपरेशन एलाइड फोर्स 1999 कोसोवो में अल्बानिया मूल के लोगों पर अत्याचार के बाद मार्च 1999 में नाटो ने यूगोस्लाविया की सेना के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अब भी नाटो के कोसोवो फोर्स के रूप में कोसोवो में नाटो के मित्र देशों और सहयोगियों के लगभग 3,500 सैनिक तैनात हैं। अफगानिस्तान युद्ध 2003 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद नाटो ने पहली बार अपने आर्टिकल 5 का यूज किया था। इसके तहत नाटो देशों ने 2003 में अफगानिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। ये नाटो का नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र के बाहर पहला अभियान था। नाटो ट्रेनिंग मिशन इराक 2004 सद्दाम हुसैन के अंत के बाद अगस्त 2004 में इराकी सेनाओं की मदद के लिए वहां नाटो ट्रेनिंग मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य इराकी सेनाओं को ट्रेनिंग देकर तैयार करना है। ऑपरेशन ओशन शील्ड 2009 अगस्त 2009 में नाटो ने अदन की खाड़ी और हिंदू महासागर में समुद्री यातायात को सोमाली समुद्र लुटेरों से बचाने के लिए अपने युद्धपोतों को तैनात किया था। लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप 2011 में लीबिया में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की सरकार और प्रदर्शन के बीच हिंसक झड़प से गृह युद्ध छिड़ने के बाद मार्च 2011 में नाटो सेनाओं ने आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए लीबिया में अपनी सेनाएं उतारी थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। राजनीतिक नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। हालिया खबर यह है कि यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूरोपीय संघ अब रूस के खिलाफ एक नया मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। ऑपरेशन स्काई शील्ड नामक इस प्रस्ताव के तहत यूरोपीय संघ यूक्रेन की रक्षा के लिए 120 लड़ाकू विमानों की तैनाती पर विचार कर रहा है। यूरोपीय संघ के लड़ाकू विमान यूरोपीय एयरबेस से उड़ान भरकर यूक्रेनी वायुसेना के साथ समन्वय में काम करेंगे। मकसद क्या है? मकसद है यूक्रेनी एयर डिफेंस को पूर्वी मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना। लेकिन नाटो के इस कार्रवाई से क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? और विशेषकर अमेरिका, जो इस समय नाटो का सबसे शक्तिशाली सदस्य है, उनके पास $4 ट्रिलियन के हाईटेक बेस, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल और ड्रोन हैं।
यूएसए के हटने से यूरोप के पास सैनिकों की भारी कमी पड़ेगी कि नहीं, इस पर सवाल है, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियारों की कमी जरूर पड़ जाएगी। यूरोप को अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगले 5 सालों तक रक्षा खर्च को दोगुना करना होगा, जिसमें 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती भी है और 1400 नए टैंकों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यूरोप को उच्च तकनीक के ठिकानों और विमान वाहकों जैसे संरचनाओं की भी आवश्यकता होगी। ये सब कुछ कहाँ से होगा? जाहिर है कि ये एक बड़ा सवाल है और इसकी चिंता नाटो को है। नाटो में अमेरिका के दमखम की ही तूती बोलती थी। अब जब ट्रंप ने इशारा किया है कि हालात नहीं बदले तो अमेरिका नाटो छोड़ सकता है, तो कई बुनियादी सवाल खड़े हो गए हैं। हकीकत यह है कि यूरोप और यूक्रेन दोनों अमेरिका के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर यूरोप आज रूस से मुकाबला करना चाहता है तो उससे पहले 10-15 वर्षों तक औद्योगिकरण करना होगा और $500 अरब से अधिक की रकम केवल उन पिछले 20 वर्षों की भरपाई के लिए खर्च करनी होगी जब उसने डिफेंस में पैसा नहीं लगाया था। अमेरिका के लिए ये मनचाही स्थिति होगी। यूरोप अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा तो अमेरिकी करदाताओं को कम खर्च करना होगा। दूसरे, ट्रंप किसी भी समय बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि वे यूक्रेन रूस शांति समझौते का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका गठबंधन छोड़ देता है तो यूरोपियों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए और खर्च करने की ज़रूरत होगी, शायद 3% ज़्यादा। उन्हें गोला बारूद, परिवहन, ईंधन भरने वाले विमान, कमांड और नियंत्रण प्रणाली, उपग्रह, ड्रोन इत्यादि की कमी को पाटना होगा जो वर्तमान में अमेरिका द्वारा मुहैया कराए जाते हैं। 27 देशों का संघ होने के नाते यूरोपियन यूनियन को अपने किसी भी सदस्य देश की उपेक्षा किए बिना धन खर्च करने में सक्षम होना चाहिए। यूके और फ्रांस जैसे नाटो सदस्य देशों के पास 500 एटमी हथियार हैं, जबकि अकेले रूस के पास 6000 हैं। अगर अमेरिका नाटो के बाहर चला गया तो गठबंधन को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से आकार देना होगा। नाटो के पास कोई स्थायी सेना नहीं है और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सदस्य देशों पर उसे निर्भर रहना पड़ता है कि वे अपनी सैन्य ताकतों को स्वेच्छा से दें। हालांकि सभी नाटो देश नाटो को समर्थन देने के लिए अपने वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 2% सैन्य रक्षा पर खर्च करने के लिए सहमत है। नाटो अमेरिका को दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन नेटवर्क में से एक में नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। ये नेतृत्व सुरक्षा क्षेत्र से कहीं आगे तक जाता है। मसलन अधिकांश पश्चिमी देश अपने हथियार और सैन्य उपकरण अमेरिका से ही खरीदते हैं। यूक्रेन के खनिजों पर ट्रंप नजरें गड़ाए हैं। आज रूस से बड़ा तेल, गैस, हीरे या खनिजों का आपूर्तिकर्ता कोई नहीं है। चीन को दुश्मन नंबर 1 मानने वाले ट्रंप को यूरोप से ज्यादा रूस की जरूरत है। दूसरी तरफ यूरोप जो रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, अगर अमेरिका को सहयोगी के रूप में खो देता है तो वो अपने आप चीन से जुड़ जाएगा। नेटो में योगदान देने वाले 3 बड़े देश में केवल अमेरिका और जर्मनी मिलाकर 16% खर्च वहन करते हैं, जबकि ब्रिटेन की हिस्सेदारी 11% है। इससे पहले अमेरिका इस लागत का 22% से अधिक भुगतान करता था। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उनकी शिकायत थी कि अमेरिका पर खर्च का सबसे अधिक बोझ पड़ता है। ऐसे में भुगतान को लेकर साल 2019 में एक नया फार्मूला लाया गया था। नाटो के लिए अमेरिका इसलिए भी जरूरी है कि पूरे यूरोप में 1 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से कुछ अमेरिकी गैर नाटो अभियानों में भी सहायता करते हैं। रक्षा पर अमेरिका का कुल खर्च नाटो के कुल खर्च का 2/3 है। इन सबसे जाहिर है कि अमेरिका नाटो के साथ छोड़ता है तो सभी सदस्य देशों की सैन्य क्षमता में कमी आ जाएगी। नाटो में अमेरिका के नहीं होने से संगठन की सैन्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अलग हो जाएगा। यह इसके सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा की स्थिति को कमजोर कर सकती है।
तो अब सवाल ये है कि आखिर नेटो के लिए अमेरिका क्यों ज़रूरी है। एक वक्त था जब अमेरिका नेटो को करीब 22% फंडिंग करता था, जो कि अब घटकर करीब 16% हो गया है। यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती है, जर्मनी में सबसे ज़्यादा है जैसा हमने आपको बताया, और इटली ब्रिटेन में भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और इसे बहुत प्रमुख माना जाता है। उधर अन्य ऑपरेशंस में भी अमेरिकी सैनिक हमेशा नेटो की मदद करते रहते हैं। यूरोप में रूस को अमेरिकी सैनिक ही चुनौती देते हैं। जाहिर है कि नेटो में अमेरिका का खासा दबदबा है और निर्भरता भी। उधर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर नेटो को कई बार चेतावनी दे दी है और नेटो गुट के अपने सहयोगियों पर नाराजगी जताई है, तो नेटो के अस्तित्व पर सवाल खड़े होना लाजमी है। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर नेटो देश अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त खर्च नहीं करते तो फिर अमेरिका भी उनकी सहायता नहीं करेगा, नहीं उनकी रक्षा करेगा। ट्रंप के रुख से नेटो के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हैं और संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूरोप में अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा सैन्य उपस्थिति नेटो देशों के लिए चिंता का विषय है। 40 से ज़्यादा अमेरिकी सैन्य अड्डे पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। नेटो देश ऐसे माहौल में कभी भी अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं ले सकते। अमेरिका अगर नेटो से बाहर हुआ तो नेटो के लिए एकजुट रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गुट पूरी तरह से बिखर सकता है। आगे क्या होगा, क्या नेटो अपने आप को बचा पाएगा, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की स्थिति यदि देखा जाए तो शायद नेटो की यही चिंता है जिसकी वजह से जेलेंस्की पर नेटो दबाव बना रहा है कि वो अमेरिका से समझौता करे, और जेलेंस्की नेटो में शामिल होने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी पूरा विश्व एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। जितनी चिंता है उतनी ही आशंकाएं हैं। हम इस पूरे माहौल पर नजर रखेंगे और आपके लिए नई रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। आज के विशेष में बस इतना ही। नमस्कार।